आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में हमें आज की बातचीत करनी है। तो आज के इस प्रमुख सेशन में आई होप आपको मज़ा आएगा। तो आगे चलते हैं, इसी के साथ वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें कुछ हम बहुत आवश्यक पॉइंट है जिसमें इसलिए बात करनी है। इसमें पहले पॉइंट में बात करेगी है हम किस प्रकार से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ विकास मंत्र बेसिकली दिए गए हैं। तो उस विकास मंत्रों को आपको पेपर में पूछ सकते हैं, इसलिए हम उससे बात करते हैं। तो इसमें पहला दे रखा है सबका विकास सबका साथ, मतलब सभी व्यक्तियों का विकास एक साथ करना और सबका विकास एक साथ होना। दूसरा पॉइंट पढ़ें तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, मतलब सभी का साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करी गई है। इसमें करते हैं विकसित भारत 2047, मतलब हमें किसी भी प्रकार से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। जन केंद्रीय समावेशी विकास, जन केंद्रीय समावेशी विकास का तात्पर्य है कि मतलब जनता के लिए किस प्रकार से समावेशी विकास सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें प्रथम पॉइंट हमको पढ़ना है सभी प्रकार की अवसंरचना भौतिक डिजिटल और सोशल पर ठोस विकास, मतलब कि बैंकिंग हो गया, डिजिटलाइजेशन गवर्नमेंट ने बहुत सारा करा है। आगे देखते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योगीकरण और वित्त समावेशन को बढ़ावा देना। जीएसटी द्वारा कर आधार को गहनता और विस्तार की प्राप्ति, मतलब हमारे जो जीएसटी कलेक्शन इस बार सबसे ज़्यादा हुआ है, इसलिए पॉइंट बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है। वित्त क्षेत्र में बचत ऋण और निवेश की वापस में पटरी पर लौटे, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे जो निवेश आ रहा है, निवेश को बेसिकली बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं पूंजी और वित्त सेवाओं को मजबूत करना, मतलब पूंजीगत और वित्त सेवाओं को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है मुद्रास्फीति पर संकट प्रबंधन, मतलब जो मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी बात करें देश के सभी भाग आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं भाई। तो हमारा सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ हमारे प्रमुख आंकड़े देंगे जो हमें याद करना है, पेपर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गरीब कल्याण देश का कल्याण, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट बन सकता है, हमारा पहला पॉइंट बनेगा कि डीबीटी की बात करें तो 2.7 लाख करोड़ की बेसिकली हमारी बचत हुई है, ठीक है। सेकंड कह रहा है हमारा 25 करोड़ लोग बहु अमीर गरीबी से भारत के अंदर बाहर आए हैं। तो ये बेसिकली जो हमारे डाटा है ये हमें बेसिकली पढ़ना पड़ेगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक भी हो जाता है। आगे देखते हैं 25 लोग करोड़ बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। अगला पॉइंट पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वाले लोगों को ऋण प्रदान किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। भारत इससे क्या होगा, एक विकसित राष्ट्र, क्योंकि 2047 तक क्या हम एक विकसित राष्ट्र बनाना है, आगे हमने पढ़ लिया इसको। आगे देखते हैं युवाओं का सशक्तिकरण, मतलब भारत में जो युवा हैं उनका सशक्तिकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट होगा 1.4 करोड़ युवा को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। तो भारत कौशल युवा एक प्रकार का कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया जिसके तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे आगे जाके उनके अंदर अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं बेसिकली। आगे देखते हैं युवाओं की उद्यमी बनने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना के तहत 47 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। तो पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण बेसिकली लोगों को प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ देखते 2014 में देखने को मिलता है यहाँ पे तो आईआईटी हमारे पे केवल 16 थी, लेकिन 2023 में बढ़ के ये 23 हो चुकी हैं। एम्स की बात करें 2014 में पीएम ये बीजेपी के आने से पहले केवल 7 एम्स हमारे पूरे भारत के अंदर थे, लेकिन 2022 में के आंकड़ों के अकॉर्डिंग हमारे पूरे भारत में 22 एम्स हो चुके हैं। ये ऐसे कुछ प्रमुख डाटा हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। आगे देखते विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 2014 तक भारत में 723 विश्वविद्यालय थे, लेकिन 2023 में बढ़ के ये 1113 हो चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात। जितना ज़्यादा एजुकेशन हमारे यहाँ पे बढ़ेगा भारत जल्दी विकसित राष्ट्र बनेगा। आगे देखते हैं प्रमुख क्षेत्र, मतलब ऐसे कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। तो किसान अन्नदाता का कार्यक्रम, मतलब हमारे किसानों का किस प्रकार से कल्याण गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं पीएम किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी गई है। तो पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ लोगों को किसानों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करी गई है। दूसरा देखते हैं पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा से लाभान्वित किया गया है। आगे देखें तो हम 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने के लिए ENSM के तहत 1361 मंडियों का समेकन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों के तीनों, क्योंकि हाल ही में किसान का आंदोलन चल रहा है, इसके साथ हम बेसिकली कर सकते हैं। नारी शक्ति, मतलब महिलाओं के लिए क्या काम करा गया है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण स्वीकृत किए गए,
किए गए हैं। ठीक है, 10 वर्षों तक उच्चतर शिक्षा में महिलाओं को के नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। बहुत अच्छी बात है। महिलाएं हमारे 50% पॉपुलेशन हमारे है, तो वो बढ़ेंगी तो हमारा भारत ऑटोमेटिक विकसित होगा। आगे देखते हैं, स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं का 43% नामांकन हुआ है। 83 लाख स्वसहायक समूहों की सहायता से 1 करोड़ महिलाओं की लखपति दीदी बनी है। मतलब भारत में 1 करोड़ महिलाओं हैं लखपति दीदी बन चुकी हैं। बहुत अच्छी बात है। अमृतकाल की बात करते हैं। अमृतकाल में कुछ ऐसे पॉइंट है बेसिकली यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा पूछता रहता है। 2070 तक निबल शून्य की प्रतिबद्धता को पूरा करना। इसमें पहला पॉइंट होगा हमारा पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन। दूसरा, कोयला गैसीकरण और तरीकरण क्षमता की स्थापना करना। सीएनजी, पीएनजी और संपीड़न बायोगैस का चरण अनिवार्य मिश्रण करना। बायोमास एकत्रीकरण मशीनीकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमारे पर्यावरण के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करना। प्रति माह 3000 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए 1 करोड़ परिवारों की सहायता करना। सरकार के द्वारा ये बेसिकली रूफ ऑन टॉप जैसी योजनाएं चलाई गई, जिसके अंतर्गत बेसिकली आता है सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अपनाना। ई बस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक बस है उसे ई बसें के नाम से जानते हैं। ई वाहन के विनिर्माणों को चार्जिंग द्वारा ई वाहन इकोसिस्टम को मजबूत बनाना। अगला पॉइंट देखे तो हम पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो पाउंड्री की नई योजना शुरू की जानी है। आगे देखें, गैर जीवाश्म ऊर्जा पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता प्रतिशत में वृद्धि। इसमें देखते हैं कितनी वृद्धि हुई है हमारी गैर जीवाश्म ईंधन के अंदर। 2004 में देखा जाए तो हमारा 30.4 था, जो कि 2014 में बढ़ के 32.3 हो चुका है। और नवंबर 2023 का डाटा यहाँ पे 43.9 हो चुका है। तो किस तरीके से बढ़ रहा है देख सकते हैं कि गैर नवीनीकरण ऊर्जा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन अभी गैर जीवाश्म ऊर्जा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा मुख्य ध्यान दे रही है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। उजाला योजना के तहत 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब बेसिकली बांटे गए हैं। तो उजाला योजना, एक तो उजाला योजना है, एक उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना हमारे गैस से संबंधित है और उजाला योजना एलईडी बल्ब से संबंधित है, जो कि 72.2 लाख एलईडी ट्यूब लाइट और 23 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया। इसके तहत एसएनएलपी के तहत 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होगा। अमृतकाल के लिए हमारे कार्यनीति क्या होगी, आगे देखते हैं। लॉजिस्टिक कार्यकुशलता बढ़ाने तथा लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम को लागू करना है। इसके अंतर्गत देखते हैं, द्विपक्षीय विदेश समझौता के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। उड़ान योजना के अंतर्गत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार करना और नए हवाई अड्डों का निर्माण करना। मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तनों को बढ़ावा देना। जो हो गया हमारा कुछ पूंजीगत व्यय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है इस बार। अब देखते हैं पूंजीगत व्यय में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। ये डाटा आप देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें, जो हमारा यहाँ तक चला गया है, भौतिक अवसंरचना की सुधार। भौतिक अवसंरचना की सुधार की हम बात करें तो ये डाटा है, तो आप इसे पीडीएफ के थ्रू आप चलिए पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अमृतकाल के लिए कार्यनीति। अमृतकाल के लिए कार्यनीति हमारे समावेशी विकास, किसके बात कर रहे हैं? हमारी समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। समावेशी विकास में पहला पॉइंट होगा हमारा रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास में राज्यों को सहायता करने के लिए आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम। तो आकांक्षी जिले से बेसिकली चुने गए हैं। आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आकांक्षी जिले कितने हैं? भारत के अंदर 112 जिले हैं। आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? तो 112। आप देखते हैं आकांक्षी जिलों के अंदर क्या क्या हो जाएगा। गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में प्रथम पूर्ण देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का प्रतिशत, ये हो गया हमारा। तो देखते 2018 में कितना हो गया? 68 हो गया, जो अक्टूबर 2023 में बढ़ के 89 क्या हो चुका हमारा? 89 हो चुका है। ठीक है, 2018 की बात करें तो यहाँ पे 1737 हो गया, जो कि अक्टूबर 2023 में 13,195 हो चुका है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो
जो बालिकाएं हैं हमारे भारत के अंदर 9 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनको बाईसाइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहन करना हो गया। बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन के लिए आरंभिक देखभाल के और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान 2.0 में तेजी लाई जाएगी बेसिकली, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए इसी वीडियो में। तो हम अगला पॉइंट होगा मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यू विन प्लेटफॉर्म आरंभ किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वीकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत जोड़ा गया है। आगे देखें तो हम अमृत काल के लिए कार्यनीति, तो समावेशी विकास के अंदर हमें बेसिकली इसको देखना है। तो उसमें आवासन मतलब कि इंसानों के रहने के लिए कितने घर पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। तो पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास में लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है। तो 5 वर्षों के अंतर्गत हमें 2 करोड़ आवास का हमने लक्ष्य रखा है, जो हमारा पूरा हो चुका है। आगे देखिए, अपना घर खरीदने बनाने के लिए मध्य वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यम वर्ग आवास योजना प्रारंभ की जाएगी, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पेपर हमेशा बनते हैं। आगे देख लेते हैं। तो G20 की बेसिकली बात करेंगे, ये पर्यटन को हम किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं। G20 का बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर है। आगे देखते हैं, कारोबार को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पहला हो गया। सेकंड कह रहा है हमारा 60 स्थानों पर G20 बैठकें करके वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई जाएगी। मतलब G20 जो बैठक हुई है 20 स्थान उसके लिए चयनित किए गए थे, ठीक है, जिसके अंतर्गत उनको, और कारण क्या था उसका, कि हमें भारत की विभिन्नता को पूरी दुनिया को दिखाना है, जिससे कि हमारे यहाँ पर्यटन बढ़ सके। अगला पॉइंट कह रहा है विकास को बढ़ावा देने हेतु राज्यों को दीर्घ अवधिक ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान करने की बात करेगी। अगला हमारा लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों को पत्तन कनेक्टिविटी, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी। लक्षद्वीप को विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए। आगे देखते हैं, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देना। नैनो DAP का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, तिलहनों के लिए आत्मनिर्भर हासिल करने हेतु कार्यनीति तैयार की जाएगी। डेयरी विकास करने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। मतलब डेयरी का विकास हम किस प्रकार से भारत के अंदर कर सकते हैं, उसके लिए एक नए प्रकार का कार्यक्रम चालू किया जाएगा सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो के कार्यान्वयन का विस्तार, ताकि जल कृषि उत्पादकता, दोहरे निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। एक्वा पार्क क्या होते हैं, इसके अंदर मछलियों को किस प्रकार से विकास कर सकते हैं उनका, ठीक है, उनके बारे में इसलिए यहाँ पे बताया जाता है। नीली क्रांति की बात करते हैं। नीली क्रांति के लिए अधिक आवंटित, मतलब पैसा कितना आवंटित किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे पीछे हम। भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीला निष्पादन, यहाँ दे रखा है हमारे GDP के रूप में। CAD कम करना, बेरोजगारी दर किस प्रकार से भारत के अंदर कम हुई है। तो बेरोजगारी दर का डाटा आपको बेसिकली याद रखना। 2022-23 में बेरोजगारी दर इंडिया के अंदर 3.2% रही है। ये इतना बड़ा डाटा याद रखे रखो, बस इतना काम का है हमारे। आगे देखिए तो हम डिजिटल लेन देन के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो औसत वार्षिक सकल GDP, हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट, ये सारी चीज़ें हैं, आप खुद इसमें पढ़ना पड़ेगा डाटा। ये PDF आपको बेसिकली मिल जाएगा टेलीग्राम पे, चाहिए तो इसलिए कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर डाल दूँगा। ये इंपॉर्टेंट है। कराधान सुधारों की उपलब्धता के बारे में बात करें थे। प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले 10 वर्षों को 3 गुना अधिक हुआ है। मतलब जो हमारा टैक्स कलेक्शन होता है पिछले 10 वर्षों की तुलना में इस बार सबसे अधिक हमारे पास कलेक्शन हुआ है टैक्स का। आगे देखें, विवरण दाखिलाकर्ताओं की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है। तेज रिफंड, प्रतिदाय, धन वापसी, विवरणियों, औसत संसाधन समय 93 दिवस से कम होकर 10 दिवस हो चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। आगे देखते हैं, औसत मासिक सकल GST संग्रहण वित्त वर्ष 2024 में 2 गुना बढ़ चुका है। तो 1.66 लाख करोड़ हो चुका है। मतलब जो हमारा GST होता है, GST बेसिकली हमारा 2 गुना हो चुका है। आगे देख लेते हैं, राज्य राजस्व की कर वापसी 0.72% 2012 से लेकर 16 तक था, जो कि GST के बाद अवधि 2017 से 23 में 1.22 रहा है, ठीक है। GST के बारे में कुछ सकारात्मक पॉइंट है हमारे यहाँ पे। हाँ, आगे देखते हैं। तो GST के बारे में कुछ सकारात्मक भावना हमारी, 94 लोग
पट्टकर्ता जीएसटी के पारगम्यता के मोटे और सकारात्मक, मतलब हमारे 94% ऐसे व्यक्ति हैं जो जीएसटी को सकारात्मक मानते हैं, इसलिए जीएसटी हमारा डबल हो चुका है। 2019 में आयात निर्गम समय में गिरावट आई है। ठीक है, पहले क्या होता था, जो कंटेनर डिपो में 47% था, ठीक है, वहाँ पे भीड़ थी, तो एयर कार्गो में कहाँ 28% थी और बंदरगाहों में 27% थी। अब कर प्रस्ताव के बेसिकली बात करते हैं, कराधान एवं निपटान प्रणाली की बात करें तो स्टार्टअप और सार्वजनिक संपदा नियमों, पेंशन निधियों के द्वारा नए निवेशों में कतिपय करहित लाभ दिनांक 31/1/2024 से पूर्व में कलांकित हो रहे हैं। जीएसटी नियम के द्वारा छूटें दी गई हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मत पढ़ना, बेसिकली याद मत रखो। आगे देखते हैं, बकाया प्रत्यक्ष कर मांग की बात करें तो ये भी इतना आवश्यक नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। जो मेन चीज़ें वो पढ़ेंगे बेसिकली इसमें हम। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आगे देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भाई टिक मार लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुपया कहाँ से आता है, मतलब भारत के अंदर रुपया कहाँ कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ पे खर्च होता है, हमें ये देखना है। तो इस पिक्चर फिगर में बेसिकली देखते हैं सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है हमारा। तो नंबर 1 पे बेसिकली हमारा चला जाएगा उधार और अन्य देयताएँ। ठीक है, कहाँ से आता है, तो हम उधार लेते हैं या अन्य व्यक्ति, अन्य बड़ी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या और किसी प्रकार से उधार लेते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा पैसा वहाँ से आता है। और दूसरे नंबर पे हम बात करें तो आयकर, जो आयकर होता है सेकंड नंबर पे हमारे वहाँ पे आता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर की बात करते हैं तो हमारे, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो नंबर 1 की बात करते हैं तो हमारा नंबर 2 हमारा आयकर हो जाएगा। नंबर 3 हमारा कॉपरेशन कर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है, और सबसे कम कहाँ से आता है, तो पूंजीगत प्राप्तियाँ सबसे कम होती हैं भारत के अंदर। सबसे कम हमारा पूंजीगत प्राप्ति, सबसे अधिक हमारा उधार से आता है। दूसरा हमारा आयकर से आता है। तीसरे नंबर हमारा कॉपरेशन कर से आता है। आगे देखते हैं, रुपया हमारा कहाँ जाता है, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो रुपया जाता है, तो कौन सा वाला भाई, सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है आपको, सबसे ज़्यादा हमारा दिख रहा है ब्याज भुगतान। जो हम लोन ले रहे हैं, जो कर्जा हम ले रहे हैं दूसरे अलग बड़े बड़े बैंकों या अन्य ऑर्गेनाइजेशन से, उनको ब्याज भुगतान में सबसे पहला पैसा 20% वहाँ चला जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं जो संचालित करी जाती हैं, उसको वित्त पोषित करने के लिए बहुत सारे पैसे चले गए, 16% वहाँ चला गया। और तीसरे नंबर पे हमारा जाता है केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, मतलब केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजनाओं में चला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप 3, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो विशिष्ट मंत्रालयों का आवंटन, मतलब किस मंत्रालय को कितना पैसा बेसिकली दिया गया है, तो हमारे रक्षा मंत्रालय को इस वर्ष 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा है बेसिकली। ओके, आगे देखते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78% बेसिकली दिए गए हैं। आगे देखते हैं, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। उपभोक्ताओं मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। गृह मंत्रालय की बात करते हैं तो 2.03% इसमें प्रदान किया गया है लाख करोड़ में। ओके, और ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें तो 1.77% इसमें प्रदान किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए इसमें प्रदान किए गए हैं। संचार मंत्रालय की बात करें तो 1.37% हो गया हमारा। और कृषि और कल्याण मंत्रालय की बात करो 1.27% है। आगे की बात करते हैं तो भारत की जो प्रमुख स्कीमें हैं, जो योजनाएं चल रही, स्कीमें चल रही, उनके लिए सरकार के द्वारा कितने कितने आवंटन किए गए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, तो बेसिकली देखते हैं तो 2023-24 में हमारा उसके लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो कि 2024-25 में बढ़ के 86,000 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं, इसमें 2023-24 में वो 7,200 करोड़ रुपए था, जो कि 2024-25 में 7,500 करोड़ हो चुका है। आगे देखिए हम, तो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, पहले इसमें 2023-24 में था 4,645 करोड़ रुपए, जो कि 2024-25 में बढ़ के 6,200 रुपये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर। तो 2023-24 में सरकार के 3,000 करोड़ रुपए उसके लिए प्रदान किए गए थे, जो कि 2024-25 में बढ़ के 6,903 रुपये हो चुके हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा के बारे में देखते हैं। 2023-24 सौर ऊर्जा के लिए 4,970 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, जो कि 2024-25 में 8,500 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं। आगे देखते हैं हम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए पहले इसमें 997 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन 2024-25 के 600 करोड़ रुपए इसमें बढ़ा दिए गए हैं।
अप्राप्तियों और व्यय, प्राप्तियाँ और व्यय। तो हमारे राजस्व प्राप्ति कितनी हुई, पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हुई हैं, कितनी हुई है, हमारे कुछ इसमें पॉइंट देखने हैं। ठीक है, ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा याद करना है आपको बेसिकली। पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत राजस्व प्राप्तियाँ। अब राजस्व व्यय हमने कहाँ पे कितना करा है और पूंजीगत हमने व्यय कहाँ करा है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके डाटा थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो आज आपकी वीडियो बेसिकली कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आज का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दूसरे बंदों के चैनल ये वीडियो शेयर कर देना, उनको थोड़ा लाभ हो। और किसी को PDF चाहिए तो कमेंट मारना, तो इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, चलते हैं।